दोस्तों 2025 खत्म होने वाला है एंड 2026 हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। लेकिन 2025 खत्म हो उससे पहले आइए देखते हैं इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इस साल हमें देखने के लिए मिले और जो हमारे पेपर के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए इक्वली रेलिवेंट है। तो सबसे पहले 10 दिसंबर 2025 को दिवाली The Festival of Lights has been included in the UNESCO Intangible Cultural Heritage List from India. अब यहाँ पर आपको क्या क्या जानना है। एक, इंटेंजिबल कल्चर का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट क्या है, इसकी कब शुरुआत की गई, क्या ऑब्जेक्टिव है, किन आइटम्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है, एंड अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों मायने रखता है। इंडिया से जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा है उन आइटम्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल आल्सो सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली इन हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड इन जनरल द वैल्यूज दैट द फेस्टिवल ऑफ दिवाली सिग्निफाइज। नाउ यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं, इंडिया का जो ट्रेडिशन है, दे आर नॉट ओनली रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द ग्लोब बट दे आर लव्ड एंड दे आर सेलिब्रेटेड, राइट। नाउ इंटेंजिबल कल्चर की बात करते हैं। इंटेंजिबल कल्चर का मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे कल्चर का वो हिस्सा जिसे हम टच नहीं कर सकते बट हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे सोशल कस्टम्स हैं, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, हमारे जो क्राफ्ट्समैनशिप हैं, उन सब को रखा गया है। नाउ ये इंक्रीजिंगली फील किया जा रहा था कि हमारा जो ये इंटेंजिबल कल्चर है इट इज़ अंडर थ्रेट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, द सोशल चेंज एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इनको संरक्षण देने की ज़रूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने 2003 में एक कन्वेंशन को अडॉप्ट किया और ये कन्वेंशन क्या थी, कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और इसी के तहत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की शुरुआत हुई जहां पे आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है जो ब्रॉडली इन 5 डोमेन से आती हैं, हमारे लिविंग ट्रेडिशंस या ओरल ट्रेडिशन से, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट्स, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है ना रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स एंड द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। नाउ एक और बात को ध्यान में रखिएगा, हर कंट्री जो है वो बेसिकली एवरी 2 ईयर केवल एक एलिमेंट को नॉमिनेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2024-2025 साइकिल के लिए इंडिया ने दीपावली को नॉमिनेट किया था एंड नाउ इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इंडिया से अगर हम टोटल आइटम्स की बात करें तो दीपावली के साथ देयर आर टोटल 16 एलिमेंट्स। सबसे पहले कुटियाट्टम, ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग, रामलीला, इन्हें इंक्लूड किया गया था 2008 में। उसके बाद आप देखिए रम्मान, छाऊ डांस, कालबेलिया डांस, मुदेयट्टू, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ द लद्दाख, संकीर्तन, द ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स फ्रॉम पंजाब, योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा इन 2021, गरबा इन 2023, नवरोज इन 2024 एंड नाउ 2025 में दीपावली या दिवाली। इसको आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। आप इन आइटम्स के बारे में पढ़ भी सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, है ना, हमेशा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम दीपावली के सिग्निफिकेंस की बात करें हिंदुइज्म में तो आप देखते हैं कि हम हिंदू धर्म में मानते हैं भगवान राम, लक्ष्मण एंड सीता जी ये अपने 14 साल के वनवास के बाद इसी दिन अयोध्या वापस लौटे। इसके अलावा महाभारत में भी माना जाता है कि पांडव इसी दिन वापस आए। सो बेसिकली दीपावली सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, है ना, यूनिवर्सल वैल्यू है। सेकेंडली आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम जैन धर्म की बात करें तो यहाँ पर माना जाता है कि जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर, उन्होंने इसी दिन सिद्धहुड, साल्वेशन, जो अल्टीमेट फ्रीडम है उसको अचीव किया एंड इसे निर्वाणा डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस Diwali signifies prosperity, it signifies justice, generosity, humility, inner strength, जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। और इसीलिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है एंड यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। सो दीपावली जस्ट डज नॉट मीन बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, राइट, केवल पटाखे जलाना ही दीपावली नहीं है।
नेक्स्ट इज द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यहां पर हम क्या देखते हैं, लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब्स है ना, हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अंडर द गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी इन 2025। अब आपको पता है लखनऊ अपने खाने के लिए फेमस है, अपने स्वाद के लिए फेमस है, चाहे फिर वो गलौटी कबाब हो गए, अवधी बिरयानी हो गई, चाट हो गया, या फिर मक्खन मलाई। और इसी को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया और इसीलिए यूनेस्को ने लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी फील्ड में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया। अब हम यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है, ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों इसकी शुरुआत की गई, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से किस तरीके से अलाइंड है। नाउ इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड्स हैं, क्रिएटिव फील्ड्स हैं जिनके अंतर्गत सिटीज को रिकॉग्निशन दिया जाता है, इंडिया से कितनी सिटीज हैं, किस किस फील्ड में हैं, एंड ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जहां पर अभी तक कोई भी इंडियन सिटी अपनी जगह नहीं बना पाई है। सो लेट्स बिगिन। अगर हम यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बात करें तो आप देखेंगे इसकी शुरुआत 2004 में हुई। नाम से ही आपको समझ आ रहा है ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है। यहाँ पर पर्पस क्या था, उन सिटीज के बीच में एक नेटवर्क को डेवलप करना, कोऑपरेशन को प्रमोट करना, विच हैव रिकॉग्नाइज्ड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर इन दी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो आप देखेंगे कि देर आर वेरियस सिटीज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे वाराणसी है, ग्वालियर है, दे आर फेमस फॉर म्यूजिक, जयपुर है अपने फोक आर्ट्स के लिए फेमस है ना, अपने फोक क्राफ्ट्स के लिए फेमस है। इसके अलावा आप देखोगे देर आर सिटीज विच आर फेमस फॉर देयर फिल्म इंडस्ट्री, दे आर फेमस फॉर देयर मीडिया, देयर लिटरेचर। नाउ अगर हम इन सिटीज को इनका ड्यू रिकॉग्निशन दें तो इससे क्या फायदा होगा, एक हम अपना जो हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, उसको प्रमोट कर रहे होंगे। दूसरा, जो लोग इन क्राफ्ट फॉर्म से, म्यूजिक से, लिटरेचर से या इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड गारंटी कर रहे होंगे और इसी के साथ में हम जो इंक्लूसिव सिटीज की बात करते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। साथ ही में these can also contribute to economic growth and generation of livelihoods. So ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने 2015 में अडॉप्ट किए, वहां पर भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है वो बात करता है मेकिंग सिटीज एंड द ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, resilient and sustainable. So the sustainable development goal 11 is basically aligned with the UNESCO Creative Cities Network objectives, है ना, सेम पर्पस है, इसको हमें ध्यान रखना है। There are around 400 plus cities which are part of this particular network. इंडिया से हम यहाँ पर देखेंगे in total there are 9 cities including the recent addition that is लखनऊ। यहाँ पर पर्टिकुलरली आप देखेंगे जो सिटीज है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर 7 क्रिएटिव फील्ड्स। क्या क्या है, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक। अगर हम इंडियन सिटीज की बात करें तो आप देखेंगे कि 2015 में सबसे पहले जयपुर और वाराणसी को शामिल किया गया। जयपुर अंडर द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स एंड वाराणसी अंडर द म्यूजिक कैटेगरी। आप देखेंगे म्यूजिक में वाराणसी के अलावा चेन्नई जिसको 2017 में शामिल किया गया एंड ग्वालियर भी है जिसको 2023 में शामिल किया गया। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में जयपुर के अलावा श्रीनगर है जिसे इंक्लूड किया गया था 2021 में। फिल्म में मुंबई है, लिटरेचर में कोडिकोड इज द ओनली इंडियन सिटी एंड आप देख पाएंगे गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ से पहले हैदराबाद वाज देयर व्हिच वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन 2019, है ना। तो गैस्ट्रोनॉमी में 2 सिटीज हैं, तो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में 2 सिटीज हैं, गैस्ट्रोनॉमी में 2 सिटीज हैं, म्यूजिक में 3 हैं, एक फिल्म में है और एक लिटरेचर में है। नाउ आप देख सकते हैं कि एज फार एज डिजाइन इज कंसर्न्ड एंड मीडिया आर्ट्स, यहां पर अभी तक कोई भी इंडियन सिटी अपनी जगह नहीं बना पाई है। इसके अलावा आप देखेंगे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाई सो, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स दे हैव बीन इंक्लूडेड एज द 44th एंट्री फ्रॉम इंडिया इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। 43rd एंट्री वाज द चराइदेव मॉइडम्स फ्रॉम असम।
इसी के साथ में इंडिया से टोटल एंट्री तो 44 हो ही गई है, एंड नाउ इंडिया रैंक 6th ग्लोबली एंड सेकंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन एज फार एज द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसर्न्ड। महाराष्ट्र से कितनी एंट्रीज हो गई है इन टोटल? आप देखेंगे 7, इंक्लूडिंग दी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। क्या क्या है ये? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, फॉर्मरली दी विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई, द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, एंड जो नेचुरल कैटेगरी है उसमें दी वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ये भी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से इन टोटल देयर आर 7 एंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, 6 अंडर द कल्चरल कैटेगरी एंड 1 अंडर द नेचुरल कैटेगरी, दैट इज द वेस्टर्न घाट्स। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बेसिकली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स में हमें 12 मैजेस्टिक फोर्ट्स जो हैं वे देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से 11 जो हैं 11 दे आर इन महाराष्ट्र एंड 1 इज इन तमिलनाडु, दैट इज द फोर्ट ऑफ जिंजी। इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। कौन कौन से फोर्ट्स हैं? सो आप देखेंगे जिंजी फोर्ट के अलावा सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग फोर्ट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। दीज आर पार्ट्स ऑफ द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इन इंडिया। आप यहाँ पे देखेंगे देवर ईदर, है ना, सम ऑफ देम वर बिल्ट बाय दी मराठास और सम ऑफ देम वर एडेप्टेड, पहले से थे, इनको मराठास ने ऑक्यूपाई कर लिया, एंड सम ऑफ दीज वर एक्सपांडेड, दे वर रिनोवेटेड, और यहाँ पे कुछ एडिशंस जो हैं वे इनके द्वारा किए गए इन बिटवीन द लेट 17th टू अर्ली 19th सेंचुरी। मुझे बताइएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन जो है वो किस फोर्ट में हुआ था इन 1674? नाउ आप देखेंगे कि ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं दे आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डाइवर्स ज्योग्राफिकल एंड फिजियोग्राफिक रीजन्स। तो यहाँ पर हम बेसिकली देख सकते हैं कि किस तरीके से देयर आर हिल फोर्ट्स, जहां पर आप देखेंगे सलहेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, जिंजी फोर्ट आते हैं। देयर आर हिल फॉरेस्ट फोर्ट्स लाइक द प्रतापगढ़, देयर आर हिल प्लेट्यू फोर्ट्स लाइक द पन्हाला, there are coastal forts like the Vijayadurg, and there are island forts like the Khanderi, Swarnadurg and the Sindhudurg. और इसका फायदा क्या है ना, सॉरी, इसका फायदा क्या है? तो आप देखेंगे कि these forts basically played a key role in the Maratha defense system, and they supported the Marathas' military dominance, trade protection and the territorial कंट्रोल। तो इसको आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। नाउ इसके अलावा आप देखोगे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर की हम बात करेंगे। वाई सो? क्योंकि इंडिया से 2025 में 2 नई एंट्रीज यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। एक नाट्य शास्त्र विच इज बेसिकली द फाउंडेशनल टेक्स्ट एज फार एज द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन केस ऑफ इंडिया आर कंसर्न्ड, एंड द अदर इज द भगवत गीता। सो 2025 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंडिया से 2 एंट्रीज हुई, भगवत गीता एंड दी नाट्य शास्त्र। और इस तरीके से इंडिया से देयर आर नाउ 14 एंट्रीज, है ना, विद 2 जॉइंट एंट्रीज। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय यूनेस्को इन 1992। पर्पस क्या था? जो हमारी डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओरल ट्रेडिशंस, है ना, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, लाइब्रेरी एंड आर्काइव होल्डिंग्स, उनको प्रिजर्व करना, उनको एक्सेसिबल बनाना एंड ग्लोबल लेवल पे इनके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करना। यहाँ पर आप देखेंगे एक इंटरनेशनल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा रीजनल रजिस्टर्स एंड नेशनल कमिटीज जो हैं वे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ अगर मैं नाट्य शास्त्र की आपसे बात करूं, सो नाट्य शास्त्र, है ना, दिस इज बेसिकली द फाउंडेशनल टेक्स्ट एज फार एज द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन केस ऑफ इंडिया आर कंसर्न्ड। नाउ परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब आपको पता है म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग एटसेट्रा। सेकेंडली आप यहां पर क्या देखेंगे? आप यहां पर देखेंगे कि नाउ अगर मैं नाट्य शास्त्र की बात करूं
तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज बेसिकली द फाउंडेशनल टेक्स्ट एज फार एज द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन केस ऑफ इंडिया आर कंसर्न्ड। फॉर एग्जाम्पल द डांस, है ना, ड्रामा, म्यूजिक एटसेट्रा। इसका क्रेडिट दिया जाता है भरत मुनि को और कहा जाता है ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है ये 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE के बीच में लिखी गई। एंड यहाँ पे भरत मुनि हमें कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स जो हैं वे प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे कि नाट्य दैट इज ड्रामा, अभिनय दैट इज परफॉर्मेंस, रस दैट इज एस्थेटिक एक्सपीरियंस, भाव दैट इज इमोशन, संगीत दैट इज म्यूजिक। और यहाँ पे भरत मुनि का मेन एम्फेसिस जो है वो है रस, एस्थेटिक एक्सपीरियंस पे। और यहाँ पर वे बात करते हैं 8 जो रस हैं उनकी, 8 जो रस हैं उनकी। यूनेस्को के द्वारा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के इंपॉर्टेंस को देखते हुए एज फार एज द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन केस ऑफ इंडिया आर कंसर्न्ड इसे मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया गया है। नाउ अगर मैं भगवत गीता की बात करूं सो आप देखेंगे भगवत गीता को हम सेक्रेड मानते हैं, है ना, एंड भगवत गीता का क्रेडिट दिया जाता है व्यास मुनि को। संस्कृत में है ये टेक्स्ट, इसमें कुछ 700 वर्सेस आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑर्गेनाइज्ड इनटू 18 चैप्टर्स। कहा जाता है कि ये महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, फोकसिंग ऑन द कोर आइडियाज लाइक धर्म, है ना, राइटियसनेस, ड्यूटी, कर्म एंड मोक्ष। यूनेस्को ने इसके स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, स्पेशली इन द प्रेजेंट सिनेरियो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया है। ना अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि देयर आर इन टोटल 14 एंट्रीज फ्रॉम इंडिया एंड देयर आर 2 जॉइंट एंट्रीज। तो सबसे पहले जो एंट्री इस पर्टिकुलर रजिस्टर में आपको देखने के लिए मिली इंडिया से, तो आप देखेंगे इट वाज दी तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्शन, जिसको 1997 में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया गया। यहां पर बेसिकली आप देखेंगे देयर इज अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 564 पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसमें आप देखेंगे सिद्ध एंड जो आयुर्वेदिक सिस्टम्स हैं उनके रिस्पेक्ट में आपको काफी सारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो देखने के लिए मिलती है ना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको शामिल किया गया, ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट्स को, तारीख खानदान तिमुरिया जो हैं उसको शामिल किया गया, लघु कालचक्र तंत्र रजतिका या विमल प्रभा ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, शांतिनाथ चरित द जैन टेक्स्ट, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स, है ना, मैत्रेय व्याकरण अनदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अभिनव गुप्ता मैन्युस्क्रिप्ट्स। 2024 में भी 2 एंट्री थी, एक रामचरितमानस और दूसरी पंचतंत्र, इनफैक्ट 3, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं सहृदय लोकलोचन जो है इसको भी शामिल किया गया था। सो रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोकलोचन 3 एंट्रीज फ्रॉम इंडिया इन 2024 एंड रिसेंटली जो 2 एडिशंस हम देख रहे हैं, तो इनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द पिपरावाहा रेलिक्स। सो 127 साल के बाद पिपरावाहा रेलिक्स जो हैं उन्हें हम भारत वापस ले आए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। ना पिपरावाहा रेलिक्स क्या है, तो आप देखेंगे कि दरअसल पिपरावाहा इज अ पर्टिकुलर साइट इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर एंड माना जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में ये कपिलवस्तु का ही हिस्सा थी। कपिलवस्तु वाज कैपिटल ऑफ शाक्य रिपब्लिक जहां से बुद्ध आते थे। पिपरावा से एक स्तूपा हमें रिकवर हुआ था एंड 1898 में यहाँ पे जो एस्टेट मैनेजर हैं विलियम पेपे, उसके द्वारा यहाँ पे एक्सकेवेशंस कैरी आउट करवाए गए। इन एक्सकेवेशंस में हमें कुछ बोन फ्रेगमेंट्स मिले। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे हमें एक क्रिस्टल कैस्केट, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जेम स्टोन्स, है ना, एक सैंडस्टोन कॉफर एंड कुछ प्रेशियस आइटम्स जो हैं ये भी रिकवर हुई। पेपे इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ करके लंदन ले गए। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि पिपरावाहा रेलिक्स जो हैं ये माना जाता है कि इसमें जो अस्थियां हैं, जो बोन फ्रेगमेंट्स हैं, दे बिलोंग टू गौतम बुद्धा और इसीलिए ये हमारे लिए स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंस रखते हैं, कल्चरली सिग्निफिकेंस रखते हैं। इनके रिकवरी का प्रोसेस शुरू हुआ, काफी कुछ पार्ट जो है वो हमने रिकवर कर लिया, लेकिन अभी भी पिपरावाहा रेलिक्स का एक पार्ट जो है इट वाज विद पेपेस फैमिली एंड रिसेंटली आप देखेंगे मई के मंथ की बात है, इनका हांगकांग में ऑक्शन होने जा रहा था।
इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरवीन किया एंड यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज के एफर्ट्स के वजह से हमने इस ऑक्शन को रोका एंड नाउ आफ्टर 127 years we have basically recovered the entire relics. So ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है. पिपरावाह इज इन यूपी. एंशिएंट टाइम्स में कपिलवस्तु का हिस्सा थी और यहां पे एक स्तूपा है जो अशोका के पीरियड को बिलोंग करता है या मे बी उससे पहले से. और यहां से जो रेलिक्स मिले हैं वे गौतम बुद्धा के रेलिक्स हैं. दिस इज बेसिकली सपोर्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शनल एविडेंस दैट वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट. इसी के साथ में बुद्धिज्म टूरिज्म सर्किट जो है उसको भी देख लेते हैं. तो आप देखिए इस पे श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली, नालंदा, राजगीर, बोधगया एंड सारनाथ इनको शामिल किया गया है. ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज द 150 years ऑफ वंदे मातरम. वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया. ना इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था एक बंगाली जर्नल बंग दर्शन में, जिसके फाउंडिंग एडिटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी. और इसी को 150 years कंप्लीट हो गए हैं इन 2025 एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट. तो वंदे मातरम के बारे में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हैं और इसी के साथ बंकिम चंद्र चटर्जी के जो अदर वर्क्स हैं उनको भी यहां पर हम देखेंगे. सो वंदे मातरम. वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? मां मैं आपका वंदन करता हूं, आई बो बिफोर यू. वंदे मातरम संस्कृत एंड बंगाली में कंपोज किया गया एंड बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा गया और ये क्रेडिट दिया जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी को. सबसे पहले कहां पब्लिश हुआ? ऑन 7 November 1875 इन बंग दर्शन, अ बंगाली जर्नल जिसके फाउंडर एडिटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी. ओरिजिनल वंदे मातरम में आप देखेंगे देयर आर 6 स्टांजास, जिनमें से 2 स्टांजास जो हैं उन्हीं को हमने अपने नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया ऑन 24 January 1950 बिकॉज दे वर सेक्युलर इन नेचर. इसी के साथ में आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आगे चलकर वंदे मातरम को इंक्लूड किया गया बंकिम चंद्र चटर्जी की नोवेल आनंद मठ में, जो कि 1882 में पब्लिश हुई. आनंद मठ का जो बैकग्राउंड है इट इज दैट ऑफ द सन्यासी रिबेलियन एंड द बंगाल फैमिन ऑफ 1770 इन द फेस ऑफ द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बंगाल. कहा जाता है इसको सबसे पहले ट्यून दी गई जादूनाथ भट्टाचार्य के द्वारा, लेकिन उसके बाद में इस ट्यून को मॉडिफाई किया गया बाय रविंद्रनाथ टैगोर. एंड जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो इसका क्रेडिट रविंद्रनाथ टैगोर को ही देता है, तो हमें ये ध्यान रखना है ना. रविंद्रनाथ टैगोर जो है ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वन टू सिंग इट पब्लिकली ड्यूरिंग द 1896 कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि वंदे मातरम जो अभी तक आपके किताबों तक सीमित था, आनंद मठ तक, इट बेसिकली बिकेम अ नेशनल एंथम स्टार्टिंग विद दी स्वदेशी एंड दी बॉयकॉट मूवमेंट, जिसको हम वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं. सो 7 August 1905 विच बेसिकली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. इसी के साथ में आप देखेंगे वंदे मातरम बिकेम अ पॉलिटिकल क्राई, अ पॉलिटिकल स्लोगन, and it inspired even the Indian revolutionaries like Madam Bhikaji Cama, Madan Lal Dhingra, who were working overseas for India's freedom, है ना, for Swaraj for India. यहां पर आपको बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं उनके जो अदर वर्क्स हैं वे देखने के लिए मिलेंगे. जैसे आप देखेंगे दुर्गेश नंदिनी, है ना, मिडाइवल एरा सेटअप में एक स्टोरी लिखी गई. कपाल कुंडल देवी चौधरानी, और आप देखिए कपाल कुंडल देवी चौधरानी में हमें पता चलता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वे न केवल एक नेशनलिस्ट राइटर हैं बल्कि इसी के साथ में ही वॉज अ फेमिनिस्ट टू. सो इन वर्क्स के बारे में डिटेल्स भी हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज. सो वंदे मातरम जो है इट बेसिकली वॉज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनलिज्म एंड द भक्ति, द डिवोशन, है ना. ये नेशनलिज्म का एक सिंबल बन गया एंड इट बेसिकली यूज्ड सिंपल फॉर्म, है ना, टू मेक द कॉमन पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशन, व्हाट इज नेशनलिज्म. 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को हमने अपने नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट कर लिया और इसी के साथ में आप देखेंगे जन गण मन जो है ये हमारा नेशनल एंथम हुआ. यानी हमने नेशनल सॉन्ग को इक्वल ऑनर एंड स्टेटस देने की कोशिश की है. लेकिन हाँ,
एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इज कंसर्न्ड, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल है ना, जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उनका स्टेटस सेम नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज बेसिकली पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, इट स्पेसिफिकली मेंशंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, its ideals, institutions, the national flag and national anthem, but it does not specifically mention the national song. So though we have given equal status and honor to our national song Vande Mataram, but it has not been given the equal constitutional status. इस बात को आपको ध्यान रखना है. So that's all from my side. Thank you so much.